डायरेक्ट टेस्ट 2025 का सिलसिला जारी है और आज हम इस वीडियो में थोड़ा सा खुल के बात करेंगे, डिटेल में बात करेंगे। यहाँ पे मैंने कुछ जो है वो मेजर टॉपिक्स लिखे हैं, इनके अंदर मजीद जो है वो हमारे पास डिटेल्स हैं, हम उनको डिस्कस करेंगे। अगर आप ये वीडियो पूरा देखते हो तो आपको ये पूरा सिस्टम जो है वो समझ आ जाएगा। फेस 1 हमारा 15 जून को जो है वो कंडक्ट किया गया था, जिसके रिव्यूज़ में स्टूडेंट्स ने कहा था कि जी टेस्ट जो है वो बड़ा मॉडरेट था, सिंपल था। हालांकि की के आने के बाद कुछ स्टूडेंट्स के हालात और जज्बात बदल गए थे, लेकिन ओवरऑल इट वाज अ गुड टेस्ट। इस फेस 1 के अंदर जो है ना वो मुझे दो पॉजिटिव चीज़ें दिखी। एक तो ये कि जो हमारे पास मेन कैंपस का रिजल्ट आया है वहाँ पे जो टॉप पे नाम है वो एक लड़की का नाम है, वरना यहाँ पे जो है वो कोई भी मेजर एग्जाम होता है टॉप पे एक लड़का ही बैठा होता है। तो ये एक अच्छी चीज़ है कि कोई एक लड़की जो है वो टॉप पे आई है। दूसरी पॉजिटिव चीज़ क्या है कि स्कोर्स जो है ना वो इम्प्रूव हुए हैं। अगर आप मेन कैंपस को भी देखो तो वहाँ पे जो टॉप 200 के अंदर बच्चे हैं उन सब के तकरीबन स्कोर्स जो है ना वो 70s में है, वरना जो है वो सिर्फ पहले 70 बच्चे या 80 बच्चे या जो है वो 90 या इवन टॉप 100 कंसीडर कर लो, उन्हीं के अंदर जो है वो स्कोर्स 70s में होता था, वरना फिर जो है वो 101 से या जो है 105 से जो वो 69 68 स्कोर शुरू हो जाता था। और अगर आप सब कैंपसेस की भी बात करो ना वहाँ पे भी स्कोर इंप्रूव हुआ है। पहले जो वो टॉप पे 56 वाला बच्चा है, टॉप पे जो है वो ऐसा बच्चा है जिसके मार्क्स ही 60s में है, अब जो है वो 70 को भी टच किया गया है सब कैंपस के अंदर। तो ये दो पॉजिटिव चीज़ें हैं जो कि मुझे इस फेस 1 के टेस्ट के अंदर दिखी हैं। दो इश्यूज जो कि स्टूडेंट्स की तरफ से हाईलाइट किए गए हैं उनको भी मैं यहाँ पे डिस्कस करता चलूँ। सबसे पहला इशू कि जी आंसर की में मिस्टेक है। भाई अगर आंसर की के अंदर मिस्टेक है भी ना तो अब वो रिजॉल्व नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि ये जो हम क्लेम कर रहे हैं ना आंसर की इसके अंदर मिस्टेक्स हैं, भाई वो किस बेआस पे कर रहे हैं? हमारे पास प्रूफ क्या है, हमारे पास एविडेंस क्या है? क्या हमारे पास क्वेश्चन पेपर मौजूद है जिसको जो है वो हम कंपेयर करें कि इसके साथ, ताकि हमें पता चल जाए क्वेश्चन नंबर 10 में बी नहीं डी होना चाहिए, क्वेश्चन नंबर 5 में सी नहीं बी होना चाहिए। भाई हमारे पास कोई एविडेंस ही नहीं है, तो आप ये कैसे क्लेम कर सकते हो? यहीं पे मैं आपको लेके चलूँ 2024 में जब IBS सक्खर ने जो है वो MD कैट का टेस्ट कंडक्ट किया था तो वहाँ पे भी जो है वो ये इश्यूज आए थे कि जी आंसर की के अंदर मिस्टेक है। अब वहाँ पे जो है ना वो आंसर की चेंज भी की गई थी क्योंकि वाकई में उसके अंदर मिस्टेक्स थी, लेकिन वहाँ पे जो है वो प्रूफ था बच्चों के पास क्वेश्चन पेपर की सूरत में। एक बच्चा जो है वो क्वेश्चन पेपर लेके भाग गया था और उसने बाद में जो है वो सोशल मीडिया पे वो क्वेश्चन पेपर अपलोड कर दिया, जिसके बाद IBS सक्खर ने जब वो की अनाउंस की तो बच्चों ने उसको मैच करने की कोशिश की तो कुछ जो है वो मिस्टेक्स निकली थी। बाद में IBS सक्खर ने जो है वो की को अपडेट किया, लेकिन हमारे पास ऐसा कोई प्रूफ नहीं है क्वेश्चन पेपर की सूरत में, तो हम कभी भी इस की को चेंज नहीं करवा सकते। और वैसे भी इस तरह के मामलों में IBS सक्खर जो है वो बड़ा स्ट्रिक्ट रहता है, बड़ा जो है वो ख्याल करता है, क्रेडिबल इदारा है। तो मेरे नहीं ख्याल से कि ऐसी कोई चीज़ हुई भी होगी, क्योंकि की जो है ना वो टेस्ट के बाद में ही बन रही होती है प्रोबेबली, ज़्यादातर जो भी IBS सक्खर टेस्ट कंडक्ट करता है। सही है। अच्छा, एक और इशू भी था जो कि है लिस्ट के अंदर कि जी स्कोर्स जो है ना वो कम हुए हैं बच्चों के। अब इसका एक इशू ये हो सकता है कि जी आपने जो है ना वो फिलिंग सही से नहीं की होगी। वहाँ पे बड़ा स्ट्रिक्टली आपको बताया जाता है कि आपने जो भी फिल करना है ABCD के अंदर वो प्रॉपरली करना है। अगर आप थोड़ा सा भी इधर उधर कर देते हो तो आपका जो है ना वो इनकरेक्ट हो सकता है, क्योंकि ये जो आपकी आंसर शीट्स है ना OMR वाली, वो कोई बंदा चेक नहीं करता, मशीन पे चेक होती है, वरना 2-3 दिन में रिजल्ट कैसे आता भाई कोई अगर बंदा चेक कर रहा होता। तो अगर आपने जो है वो प्रॉपर फिलिंग नहीं की होगी तो वहाँ पे मशीन ने जो है वो उसको इनकरेक्ट ही कंसीडर किया होगा। लेकिन ये भी एक इशू है कि भाई क्या इतने सारे लोगों ने जो है वो सर्किल्स फिल सही से नहीं किए होंगे, या OMR वाली मशीन में थोड़ा बहुत मसला है कि जी 65 वाले के मार्क्स 60 पे आके रुक गए हैं, 70 वाले के 67 हो गए हैं, या जो वो उससे नीचे भी हुए हैं। बहुत दफ़ा ऐसा भी हुआ है कि जी OMR मशीन में मिस्टेक्स होती आई हैं बाद में, लेकिन फिर उनको वो इम्प्रूव कर लेते हैं, री अपलोड कर देते हैं लिस्ट। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि ये OMR मशीन का ही इशू हो सकता है डेफिनेटली जो है वो आपने सही से फिलिंग की ना हो, जिसकी वजह से जो है वो आपके इनकरेक्ट कंसीडर हुए हैं बहुत सारे क्वेश्चंस और आपका स्कोर जो है वो लो हुआ है। तो अगर आपको अपना स्कोर जो है वो की के साथ मैच होता हुआ नज़र नहीं आ रहा लिस्ट में तो उससे नीचे देखें, आपको नाम ज़रूर मिल जाएगा। ठीक है, हो सकता है आपके जो है ना वो मार्क्स वाकई में कम हुए हैं। ये दो बड़े इश्यूज थे जो कि फेस 1 के टेस्ट के अंदर बच्चों ने ऑब्जर्व किए, जिसको मैंने यहाँ पे डिस्कस किया। ठीक है, बाकी अब कोई चेंजिंग आप नहीं ला सकते की वगैरह के अंदर, और अगर OMR मशीन का कोई इशू होगा तो फिर वो IBS सक्खर वाले चेक करेंगे, लिस्ट को री अपलोड करेंगे। अदरवाइज अगर OMR मशीन का कोई इशू नहीं है, स्टूडेंट्स की हालात ऐसे हैं, तो फिर जो रिजल्ट है वो वही है। अब आते हैं कि फाइनल मेरिट लिस्ट आपका कैसे बनेगा, और अगर दो बच्चों के सेम मार्क्स हैं तो किसको प्रायोरिटी दी जाएगी, हॉस्टल का क्या क्राइटेरिया है, अपडेटेड नंबर ऑफ सीट्स को भी यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। तीनों पॉइंट्स को एक साथ डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगा कैसे। एक तो ये अनाउंस जो है ना वो फेज 2 के बाद होगा। ठीक है, अब बनेगा कैसे। लेट सपोज एक स्टूडेंट है A जिसने जो है ना वो फेज 1 दिया, उसमें उसके मार्क्स आ गए जी 55।
ठीक है, इसने फेज 2 नहीं दिया, ठीक है, लेजी था। फिर जो है वो एक स्टूडेंट है बी, जिसने जो है वो फेज 1 दिया तो उसके जो है वो 61 आ गए, फिर फेज 2 दिया तो उसके 66 आ गए, ठीक है। एक और स्टूडेंट है सी, जिसने जो है वो फेज 1 नहीं दिया, सिर्फ फेज 2 दिया और उसके मार्क्स जो है ना वो 70 हैं। फिर एक बच्चा है डी, जिसने जो है वो फेज 1 में मार्क्स लिए 75 और फेज 2 जब दिया तो 66 आ गए, ठीक है। अब यहाँ पे लिस्ट कैसे बनेगा? लिस्ट कुछ इस तरह से बनेगा कि IBS अक्खर जो है वो हर एक का स्कोर देखेगा, वो जो है वो डिसेंडिंग ऑर्डर में एक लिस्ट बनाएगा 1 2 3 इस तरह करके जो है वो आपका यहाँ पे वो ऐसे समझे कि बुलेट्स लगाएंगे। अब 1 पे किसको रखेंगे? जो सबसे हाईएस्ट मार्क्स जो है वो रखता होगा। अब यहाँ पे किसके पास सबसे ज़्यादा मार्क्स हैं? आप कहोगे इसके पास पॉकेट में है ही एक स्कोर 55, तो इसका मार्क्स जो है ना वो सिर्फ 55 ही कंसिडर होगा। इसके पॉकेट में 2 स्कोर्स हैं, एक आपके पास 61 है जो कि इसने फेज 1 में लिया और एक आपके पास 66 है जो कि इसने फेज 2 में लिया। तो IBS अक्खर वालों को सिर्फ ये दिखेगा जो इसका हाईएस्ट स्कोर होगा, जो इसका बेस्ट स्कोर होगा, तो उनके हिसाब से इस बच्चे ने मार्क्स जो है ना वो 66 लिए। इसी तरह इस बच्चे ने मार्क्स 70 लिए क्योंकि इसके पास है ही एक स्कोर ना। इसी तरह इसके पास भी 2 स्कोर्स हैं, एक इसके पास है फेज 1 में 75 और दूसरा फेज भी इसने दिया है जिसमें इसके 66 हैं। तो IBS अक्खर वालों को इसके मार्क्स सिर्फ ये वाले दिखेंगे 75। तो यहाँ पे आपके हिसाब से कौन जो है वो सबसे पहले बैठेगा? भाई इसके 55 हैं, इसके 66 हैं, इसके 70 हैं, इसके 75, तो इसका मतलब है डी बच्चा यहाँ पे बैठेगा सबसे पहले टॉप पे जिसके 75 मार्क्स हैं। इसी तरह फिर कौन आएगा? ये वाला आएगा सी, मतलब के 70 मार्क्स के साथ। फिर कौन आएगा? फिर अगर आप यहाँ पे नोटिस करो तो इसके पास ज्यादा है तो ये आएगा बी। फिर एंड में जो है वो हमारा बेचारा ए आएगा 60 बल्कि 55 मार्क्स के साथ। अब इस तरह से जो है ना वो आपका लिस्ट बन रहा होगा। अब आप खुद सोचो कि आपको जो है वो फेज 2 देना चाहिए या नहीं। अगर आपने फेज 1 में लेट सपोज 55 लिए हैं और आप जो है वो फेज 2 दे रहे हो और इसमें लेट सपोज आपके मार्क्स जो है ना वो 78 आ गए, वैसे ऐसा होगा नहीं जिसने फेज 1 में 55 लिए हो वो फेज 2 में 78 ले रहा हो, ठीक है। थोड़ा रेयर लगता है लेकिन पॉसिबल तो है ना, नथिंग इज इम्पॉसिबल। लेट सपोज आपके 78 आ गए तो आप खुद सोचो भाई आप जो है ना वो टॉप पे आ जाओगे, फिर 78 आपका जो है वो पहले नंबर पे आ जाएगा, सही है। तो यहाँ पे ना आपको फिर कोई गिरा भी सकता है। लेट सपोज आप जो है वो यहाँ पे देख रहे हो कि जी आपके मार्क्स जो है ना वो फेज 2 के अंदर 66 थे और फेज 1 में 61 थे और आपका ये वाला स्कोर जब IBS अक्खर वाले जो है वो काउंट कर रहे थे तो एक और बच्चा आ गया लेट सपोज जी के नाम से, इसके जो है ना वो फेज 1 में लेट सपोज 50 थे, ठीक है, और फेज 2 में इसके जो है वो 67 हो गए। तो ये बच्चा आपको रिप्लेस कर लेगा, फिर ये वाला बच्चा आ जाएगा यहाँ पे जो कि जी है। अब बी जो है वो नीचे आ गया। तो अब आपके हाथ में कि पोजीशन मेंटेन करनी है या इंप्रूव करनी है, तो दोनों ही केसेस हैं, आपको जो है ना वो फेज 2 की तरफ जाना चाहिए। हाँ, अगर आपको लगता है कि नहीं जी मैं जो है वो टॉप 100 में हूँ और मैं फेज 2 नहीं देना चाहता, मुझे जो है वो एडमिशन मिल जाएगा, तो दैट्स गुड, आप भले फेज 2 ना दें, सही है। अब ये लिस्ट इस तरह से चलता रहेगा, इसके अंदर कोई ऐसा नहीं है कि फिक्स स्कोर बताएं कि एडमिशन मिल जाए, ये आपका लिस्ट चलता रहेगा जब तक आपकी नंबर ऑफ सीट्स जो है वो पूरी नहीं हो जाती। अब ये नंबर ऑफ सीट्स कितनी है ये मैं आपको बताऊंगा तो आपको मजीद जो है वो क्लियर हो जाएगा कि मुझे किस नंबर पे होना चाहिए कि मेरा एडमिशन कन्फर्म है और मुझे किस नंबर पे होना चाहिए कि मेरा कंप्यूटर साइंस के अंदर एडमिशन कन्फर्म है। तो लिस्ट इस तरह से बनेगा भाई। अच्छा, ऑर्डर के बारे में नहीं बताया। लेट सपोज 2 बच्चे हैं ए और बी, ठीक है, इसके भी जो है वो लेट सपोज 70 हैं, इसके भी 70 हैं, तो ये ए वाला टॉप पे क्यों है, बी वाला जो है वो नीचे क्यों है, ठीक है। ABC तो नहीं है ना कि सीक्वेंस से रखेंगे, हम देखेंगे स्कोर्स को। अब ये सेम है तो फिर क्या होगा भाई, IBS अक्खर ने क्लियरली कहा है अगर 2 बच्चों के मार्क्स सेम है तो फिर क्या होगा, इन दोनों के इंग्लिश और मैथ के स्कोर को देखा जाएगा। लेट सपोज ए वाले के जो है ना वो इंग्लिश और मैथ के मिला के आ रहे हैं आपके पास लेट सपोज 61 और बी वाले के आ रहे हैं लेट सपोज इंग्लिश और मैथ के मिला के 55, तो ऑटोमेटिकली इसको जो है वो चॉइस दी जाएगी कि भाई आप टॉप पे बैठोगे। हो सकता है कि जी टोटल भी सेम है, इंग्लिश और मैथ के मिला के भी सेम है, तो फिर वो सिर्फ और सिर्फ मैथ के स्कोर को देखेंगे। अब मैथ में जिसका जो है वो ज़्यादा होगा उसको पहले रखेंगे और दूसरे को बाद में। लेट सपोज मैथ में भी सेम है तो फिर इंग्लिश में देखेंगे इंडिविजुअली। लेट सपोज इंग्लिश में भी सेम है तो फिर आएंगे वो इंटरमीडिएट की परसेंटेज के ऊपर, बल्कि इंटरमीडिएट नहीं, फर्स्ट ईयर की परसेंटेज के ऊपर, जो कि
इतना जो है वो कोइंसिडेंस नहीं होगा कि किसी दो बच्चों के मार्क्स जो हैं वो टोटल भी सेम है, इंग्लिश मैथ के मिला के भी सेम है, इंग्लिश के इंडिविजुअली भी सेम है, मैथ के इंडिविजुअली भी सेम है, और जो है वो फर्स्ट ईयर इंटर की जो है वो बात के ऊपर फिर आ जाती है। तो ये एक अच्छी चीज़ IBS अक्खर ने रखी है कि वो प्रायोरिटी जो है ना वो आपके स्कोर्स को ही दे रहे हैं, ना कि इस फजूल परसेंटेज को दे रहे हैं जो कि हम पता नहीं कैसे लेके आ रहे होते हैं। ठीक है, तो ये है सीन। अगर आपके पास जो है ना वो कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनके स्कोर्स जो है वो सेम है, तो तभी देख रहे हो बहुत सारे बच्चों के ना मार्क्स जो है वो सेम है, लेकिन फिर भी देखो प्रायोरिटी जो है वो डिफरेंट बच्चों को मिल रही है। क्यों? क्योंकि उनके जो है ना वो फिर मजीद ये वाले स्कोर्स है वो बेहतर है। तो ये था ऑर्डर। अच्छा, हॉस्टल का क्राइटेरिया क्या है? अगर तो फेज 2 के बाद जो लिस्ट आती है फाइनल मेरिट लिस्ट, उसके अंदर इंजीनियरिंग और नॉन इंजीनियरिंग वाले बच्चों को जो है वो सेपरेटली कंसीडर किया जाता है, तो फिर जो इंजीनियरिंग कैटेगरी वाले हैं उनमें से जो टॉप 100 बच्चे होंगे उनको हॉस्टल मिलेगा, और जो आपके पास नॉन इंजीनियरिंग वाले होंगे उनमें भी जो है वो टॉप 100 बच्चों को हॉस्टल मिलेगा। टोटल 200 मान लो। बाकी NTSP STSP जो भी है हमारे पास, NTSP वालों के पास 200 हॉस्टल्स होंगी, STSP वाले जो भी टॉप 100 में आएंगे उनको हॉस्टल मिलेगी, और जो फाउंडेशन वाले टॉप 100 में होंगे उनको भी हॉस्टल मिलेगी। तो सोचो अगर आप 250 पे बैठे हो तो आपको हॉस्टल जो है वो IBS अक्खर की तरफ से नहीं मिलेगा, आपको प्राइवेटली मैनेज करना पड़ेगा। और टू बी वेरी ऑनेस्ट, बड़ा जो है वो गंदा माहौल होता है प्राइवेट हॉस्टल का, इतनी फैसिलिटीज़ नहीं होती। IBS अक्खर का हॉस्टल इज़ बेस्ट। तो सिर्फ अपने अच्छे डिपार्टमेंट को जो है वो हासिल करने के लिए भी नहीं, हॉस्टल को भी अचीव करने के लिए अब आपको जो है ना वो अच्छे स्कोर के साथ रहना पड़ेगा मेरिट के अंदर। ठीक है, अच्छा जी, अपडेटेड नंबर ऑफ सीट्स बता देता हूं। एक नया डिपार्टमेंट भी आया है AI का, वो मैं मजीद जो है वो आपको फेज 2 के अंदर बताता हूं। इसको मैं मिटा दूं, फिर मैं यहाँ पे सीट्स का नंबर लिखता हूं। ठीक है, अच्छा, ये जो STSP फाउंडेशन और NTSP वाले हैं ना, इनकी मेरिट लिस्ट भी जो है वो फेज 2 के मेरिट लिस्ट के साथ आ जाएंगी। उनको GPA के हिसाब से जो है वो रखा जाएगा, जो भी उन्होंने 0 सेमेस्टर में ली होगी, और अगर सेम भी है तो फिर इंग्लिश का स्कोर, मैथ का स्कोर, ICT का स्कोर ऐसे करके देखेंगे, और आपको उस हिसाब से जो है वो चॉइसेस दी जाएंगी। ठीक है, अच्छा, डायरेक्ट टेस्ट वालों के लिए जो सीट्स है ना वो यहाँ पे मैं बता देता हूँ आपको, शायद पहले भी डिस्कस की हुई हैं। टोटल जो है ना वो आपके पास मिनिमम 5 to 5 हैं ही हैं, ये कंफर्म है। ठीक है, इसमें 40 जो है ना वो बढ़ भी सकती है। अच्छा जी, इसमें मैंने नया डिपार्टमेंट ऐड कर दिया। जो BBA की सीट्स है ना आपके पास, वो यहाँ पे 66 हैं। ठीक है, हाँ, जो आपके पास अकाउंटिंग एंड फाइनेंस की सीट्स है ना वो आपके पास 49 है। मैं डायरेक्ट टेस्ट वालों की बात कर रहा हूँ। जो कंप्यूटर साइंस की सीट्स हैं वो आपके पास 110 हैं। जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की हैं वो 22 हैं। अच्छा, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में प्री मेडिकल वाले बच्चे भी जा सकते हैं। ठीक है, अच्छा, जो AI है, और ये AI वो वाला जो CS के अंदर आता है, स्पेशलाइजेशन वाला, ठीक है, उसकी सीट्स जो है ना वो यहाँ पे 44 हैं। और जो नया AI आया है ना, जिसको आप BS AI बोल रहे हो, इसकी सीट्स मिनिमम 40 तो हैं ही हैं। ठीक है, लेकिन डायरेक्ट टेस्ट वालों को यहाँ पे 22 मिलेंगी, क्योंकि कुछ जो है वो NTSP STSP वालों को भी मिल सकती है ना। खैर, इसकी अभी मिनिमम जो है ना वो 40 है ओवरऑल। डायरेक्ट टेस्ट वालों में अभी वो डिवाइड होंगी NTSP STSP वगैरह करके भी, या हो सकता है अगर उनको नहीं दे रहे, लेकिन ऐसा लगता नहीं है कि उनको नहीं देंगे, क्योंकि एडमिशन जो है वो फॉल 2025 का एक ही है ना। तो अभी ऐसे समझे कि जो नया डिपार्टमेंट है उसकी 40 सीट्स मिनिमम है, क्योंकि एक सेक्शन 40 का बनता है। हो सकता है 2 सेक्शन हो तो फिर 80 हो जाएंगी, तो सीट्स बढ़ जाएंगी। तो अभी ऐसे समझो कि 22 तो आपके पास मिनिमम है डायरेक्ट में। अच्छा जी, EE की सीट्स 44, ऐसा ही है। CSE इसकी सीट्स 22। मैथ की सीट्स ये जो है वो सिर्फ इंजीनियरिंग वाले बच्चे ही जा सकते हैं। ठीक है, इसमें प्री मेडिकल के बच्चे नहीं जा सकते। 25। B.Ed 71। मीडिया और कम्युनिकेशन की 22, और फिजिकल एजुकेशन की 10। मिनिमम 10 बच्चों का होना लाजमी होता है किसी भी डिपार्टमेंट को चलाने के लिए IBS अक्खर में। तो ये आपके पास सीट्स हैं। अब टोटल मान लो, लेट सपोज, चलो 525 भी नहीं करते हम इसको, जो है ना वो 505 कर लेते हैं, या चलो अभी 500 मान लो। ठीक है, कैलकुलेशन ईजी हो जाएगी आपके लिए। अब यहाँ पे बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे कि मुझे किसी भी तरह टॉप 500 में नाम जो है वो लेके आना पड़ेगा, तभी जाके मुझे जो वो डिपार्टमेंट मिलेगा कोई ना कोई। तो अच्छी चीज़ है भाई, सही सोच रहे हो। और अगर आपको कंप्यूटर साइंस चाहिए तो उसकी 110 सीट्स हैं, तो आपको कहीं ना कहीं 110-115 के अराउंड जो है वो मेरिट नंबर में रहना पड़ेगा, तभी मिलेगा। क्योंकि अगर आप देखो, लेट सपोज आपका नाम जो है ना वो 485 पे आ रहा है, और आप जो है वो कंप्यूटर साइंस लेना चाहते हो, तो मुझे नहीं लगता आपको मिलेगा। क्यों? क्योंकि पहले जो 200 बच्चे होंगे वो तकरीबन कंप्यूटर साइंस की सीट्स जो है ना वो ले उड़ेंगे, या चलो बीच में कोई BBA ले रहा होगा, कोई और भी ले रहा होगा, तो 250 मान लेते हैं, फिर भी देखो आपको नहीं मिल रहा।
तो अगर आपको ये टॉप वाले डिपार्टमेंट्स चाहिए ना, जिसमें सबसे ज़्यादा जो है वो हाई पे ज़्यादा जो है वो बच्चे जाना चाह रहे हैं, जहाँ पे क्राउड ज़्यादा है, तो आपको अपना मेरिट नंबर बढ़ाना पड़ेगा। और वो तभी बढ़ेगा जब आपका स्कोर इंप्रूव होगा, और वो तभी होगा जब आप फेज़ 2 में अच्छा करो, ज़्यादा करो फेज़ 1 से। ठीक है, तो अब आप खुद अंदाज़ा लगाओ कि आपको फेज़ 2 देना चाहिए या नहीं। अपने मेरिट के हिसाब से फेज़ 1 की लिस्ट के हिसाब से देख लो कितने बच्चों ने कितना स्कोर लिया है, किस तरह से मैं जो है वो मज़ीद ऊपर जा सकता हूँ या अपनी पोजीशन मेंटेन कर सकता हूँ। तो ये मैंने आपको सब बता दिया। अब ये जो है वो IBS अखर कुछ बढ़ा भी सकता है, कम भी कर सकता है, लेकिन ऑफिशियली अभी आपके पास यही सीट्स हैं। ठीक है, तो ये है जी अपडेटेड नंबर ऑफ सीट्स, ये मेन कैंपस की हैं। ठीक है, बाकी जो सब कैंपस वाले हैं ना, उनकी ऐसे मान लो कि 80 होती हैं हर कैंपस के अंदर। खैरपुर में 80 है कंप्यूटर साइंस की, और ये भी याद रखना वहाँ भी फाउंडेशन सेमेस्टर चल रहा होता है, तो वो 80 में से ही कुछ ना कुछ बच्चों को दे रहे होंगे सीट्स। तो ऐसा ना हो कि आप जो है वो रिलैक्स होकर बैठे हो गए, सब कैंपस में कंपटीशन कम होता है तो मिल जाएगी सीट। बाकी ये जो है ना वो प्रॉपर डायरेक्ट टेस्ट वालों के लिए हैं, जो NTSP STSP वाले हैं उनके लिए अलग से अभी सीट्स हैं। ये सिर्फ मेन कैंपस की इतनी है जो कि डायरेक्ट वालों को मिलेंगी। NTSP वालों की 200 हैं, ठीक है, और STSP की और फाउंडेशन की जो है वो 100 + 100 मतलब कि 200 यहाँ भी हैं। तो टोटल देख रहे हो कि ऑलमोस्ट 900 से ऊपर जो है वो आपकी सीट्स जा रही हैं। ठीक है, फाइनल मेरिट लिस्ट के ऊपर मैं कुछ मजीद आपको चीज़ें बताऊंगा एक्सपेक्टेशंस के अंदर। अभी मैं आपको बता रहा हूँ स्कॉलरशिप जो कि आप बोल रहे हो कि डायरेक्ट टेस्ट के थ्रू मिल जाए, तो कोई ऐसी स्कॉलरशिप नहीं है जो कि डायरेक्ट टेस्ट के थ्रू आपको मिले। सिर्फ एक ही है जो कि ऑर्फन वाली है। अगेन वो भी आपको तभी मिलेगी जब आप यहाँ पे प्रॉपरली एडमिशन सिक्योर कर लोगे। ठीक है, फाइनल मेरिट लिस्ट में अगर आपका नाम आ जाता है और यहाँ से आप जो है वो डिपार्टमेंट भी लेके आ जाते हो, फॉर्म वगैरह सबमिट कर लेते हो एडमिशन के लिए, तो उसके बाद आपको मजीद जो है वो कुछ डॉक्यूमेंट्स देने पड़ेंगे, जो भी उनका क्राइटेरिया होगा। अगर आप पूरा उतरते हो तो आपको वो ऑर्फन वाली दे देंगे, अदरवाइज आपके पास कोई फर्स्ट सेमेस्टर में स्कॉलरशिप नहीं होगी। और ऑर्फन वाली स्कॉलरशिप फर्स्ट सेमेस्टर से लेके एंड तक की है। बाकी मजीद आपको मिल जाएंगी जब आप यहाँ पे स्टूडेंट्स होंगे, IBA के डोमेन में आ जाएंगे तो IBA की तरफ से आपको ईमेल मिल जाती है। उस ईमेल पे आपको सारी अपॉर्चुनिटीज़ वगैरह के बारे में इंफॉर्मेशन दी जाती है। फिर अगर कोई स्कॉलरशिप आती है तो वो आप अनाउंस करते हो, थोड़ा बहुत जो है वो पूछ रहे होते हैं आपसे, इंटरव्यू बेसिकली होता है ऐसे समझें। तो उसके बाद अगर आपको मिल रही है तो आपको मिल जाती है, अदरवाइज़ फिर आप जो है वो अभी अपनी स्टडी जो है वो सेल्फ पे कंटिन्यू करते हो। ठीक है, ऐसे नहीं होगा कि डायरेक्ट टेस्ट के स्कोर के ऊपर जो है वो आपको कोई स्कॉलरशिप मिल जाए पहले सेमेस्टर से। सो नो स्कॉलरशिप। अब आते हैं फेज़ 2 के ऊपर। तो भाई फेज़ 2 आपका अनाउंस हो चुका है, जिसका टेस्ट होने जा रहा है 13 जुलाई को। इसकी जो डेडलाइन है वो 3 जुलाई है। आपको फॉर्म दोबारा से फिल करना पड़ेगा। पोर्टल पे जाओगे, वहाँ पे लिखा होगा फेज़ 2 एडमिशन्स 2025, तो वहाँ पे ही क्लिक करोगे तो आपके पास आ जाएगा एक ऑप्शन कि आपको जो है ना वो अपनी इन्फॉर्मेशन कॉपी करनी है कि नहीं, तो येस कर देना। तो जो फॉर्म पूरा आपको फिल करना था वो आपका वैसे ही फिल हो जाएगा अगर आपने फेज़ 1 दिया है। ठीक है, तो कॉपी पेस्ट हो जाएगी इन्फॉर्मेशन, जस्ट आपको सबमिट करना है फॉर्म। और अगर फॉर्म में कोई मसला था फेज़ 1 में तो फिर ये कॉपी पेस्ट मत कर देना, फिर दोबारा से फिल करना ताकि जो है वो फिर से कोई इशू ना हो। तो ये आपकी कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स थी। और जो आपका टेस्ट पैटर्न है वो सेम ही है, इंग्लिश, मैथमेटिक्स और IQ। एलिजिबिलिटी भी सेम है कि आपने इंटरमीडिएट 2023, 24 या 25 में किया हो या इनके अंदर आपने जो है वो इम्प्रूव किया हो। डिपार्टमेंट्स भी सारे सेम ही हैं। वैसे तो ये एक ही जो है वो कैटेगरी के अंदर वैसे भी आगे फाइनल मेरिट लिस्ट में कंसीडर होंगे, लेकिन यहाँ पे आपको जो है ना वो एडवर्टाइजमेंट में 2 नए डिपार्टमेंट्स दिख रहे हैं। मैथमेटिक्स के अंदर कुछ स्पेशलाइजेशंस हैं। ठीक है, ये काफ़ी जो है वो डिस्कशन यहाँ पे चल रही होती थी कि जी मैथमेटिक्स को जो है वो मजीद अब इम्प्रूव किया जाए, जो कि अब आपको दिख रहा है बेसिकली। और यहाँ पे जो है वो एक नया डिपार्टमेंट है जिसका नाम रखा गया है BSAI। अब एक और भी है जो कि है CS के अंदर स्पेशलाइजेशन इन AI। इन दोनों के अंदर अभी आप डिफरेंस ये समझ लो कि जो CS के अंदर AI आता है ना, जो स्पेशलाइजेशन वाला है, उसमें आप पहले 2 साल स्टडी करते हो CS की, फिर जो है वो मजीद आप मेजर्स पढ़ते हो AI के। और जो BSAI है इसके अंदर आप शुरू से ही जो है वो AI को डील कर रहे होगे। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है आपका BSAI और वो जो CS के अंदर स्पेशलाइजेशन वाला AI है। ठीक है, और यहाँ पे जो है वो आपको सीट्स भी दिखेंगी। AI की 40 सीट्स बेसिकली कंसीडर की जा सकती हैं मिनिमम, क्योंकि सेक्शन 1 जो है वो 40 का होता है। अगर 2 सेक्शंस बनाते हैं तो आपकी 80 सीट्स हो जाएंगी, फिर वो डिवाइड हो जाएंगी सब में, NTSP, STSP, फाउंडेशन और डायरेक्ट टेस्ट में। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि फेज़ 1 में नहीं था AI तो फेज़ 2 वालों को जो है वो सिर्फ मिलेगा, फेज़ 1 वालों को नहीं मिलेगा। बाद में ये जो है ना वो इंटरसेक्ट हो जाएंगे और जो है वो ओवरऑल एक चॉइसेस के हिसाब से आपको जो है वो डिपार्टमेंट मिल रहा होगा। ठीक है, बाकी फेज़ 2 के अंदर जो है वो मैं एक और इम्पोर्टेंट बात बता दूं कि जी मैंने आपको बताया था कि सिलेबस जो है वो आपका सैम्पल पेपर वाला नहीं है।
सैम्पल पेपर में जो आपको क्वेश्चंस दिए जाते हैं, टॉपिक्स दिए जाते हैं, वो जस्ट आपको एक आइडिया दिया जाता है कि आपका टेस्ट इस तरह से बना हुआ है पास्ट में, तो इस साल भी आपका टेस्ट जो है वो इस तरह से बन सकता है। तो वो कभी भी जेन्युइन सिलेबस नहीं होता। मैंने आपको एक सिलेबस दिया था जिसमें मैंने हाईलाइट किए थे मेजर टॉपिक्स बाकायदा चैप्टर्स के हवाले से। आपको सैंपल पेपर में परसेंटेजेस नहीं दिखा तो आपको लगा परसेंटेजेस आएगा ही नहीं, और जब टेस्ट में बैठे तो पहले 10 सवाल ही परसेंटेजेस के आ गए। तो यहाँ से क्या अंदाजा लगाया कि भाई सिलेबस जो है वो आपका ये सैंपल पेपर वाला है? नहीं है भाई। और ऐसा भी नहीं है कि अब आपका परसेंटेजेस आया है तो इसमें भी परसेंटेजेस ही आएगा, हो सकता है इसमें सेट आ जाए, वहां पे सेट नहीं आया ना, जबकि क्लियरली वहां पे सेट जो है वो मेंशन था सैंपल पेपर में। तो ये सिलेबस यहाँ पे फिक्स नहीं होता, सैंपल पेपर जस्ट आपको आइडिया देता है कि किस तरह से जो है वो सवाल आ रहे होंगे। आपने प्रॉपर आउटलाइन को फॉलो करना है जो कि मैंने आपको दी हुई है कम्युनिटी में। मैं कम्युनिटी का लिंक लगा दूंगा डिस्क्रिप्शन में, तो आप वो कम्युनिटी ज्वाइन कर लेना। मैं दोबारा से जो है वो आउटलाइन भी सेंड कर दूंगा, ठीक है। एक और चीज जो बहुत सारे बच्चों ने जो है ना वो सर खाया हुआ है, टू बी वेरी ऑनेस्ट मैं इतना कभी भी जिंदगी में तंग नहीं हुआ जितना इस सवाल से तंग हुआ कि फेज 2 जो है ना वो टफ होता है फेज 1 से। मुझे समझ में नहीं आती बात कि ये जो टफ, मॉडरेट या इजी के जो भी हमारे पास यहाँ पे टर्म्स आ रहे होते हैं, ये आप किस बेसिस पे बोल रहे होते हो? मतलब क्या ऐसा क्राइटेरिया आपने रखा हुआ है, ऐसा कौन सा स्केल है जिसके हिसाब से आप मेजर करते हो कि ये टेस्ट टफ था, इजी था या मॉडरेट था? मेरे ख्याल से भाई ये चीज़ जो है ना वो सब्जेक्टिव है। जिस बच्चे ने अच्छे से पढ़ा होगा उसको टेस्ट जो है वो हल्का लगा होगा, और जिस बच्चे ने जो है वो बिल्कुल भी नहीं पढ़ा होगा उसको टेस्ट जो है वो टफ लगा होगा। अब अगर किसी को वर्ड प्रॉब्लम्स में मसला होता है और किसी को जो है वो वर्ड प्रॉब्लम्स बड़े अच्छे लगते हैं, तो जिसको अच्छे लगते हैं वो बोलेगा टेस्ट बड़ा आसान था, और जिसको अच्छे नहीं लगते वो बोलेगा भाई पता नहीं कैसा टेस्ट था। तो ये एक सब्जेक्टिव चीज़ है, ये एक मिथ है कि फेज 1 जो है वो ईजी आता है और फेज 2 जो है वो फेज 1 से ज़्यादा टफ आता है। भाई ये जो है वो इन चक्करों में ना पढ़ो, अपने सिलेबस के ऊपर फोकस करो। कुछ भी आ सकता है, ठीक है, और किसी भी लेवल का आ सकता है। डिटेल्ड में भी आपसे जो है वो सवाल पूछे जा सकते हैं, थ्योरेटिकल भी पूछे जा सकते हैं, कैलकुलेशन वाले भी पूछे जा सकते हैं। आपने बस अपनी आउटलाइन को फॉलो करके डिटेल में हर चीज़ पढ़नी है, फिर वो कहीं से भी कुछ भी पूछें उनकी मर्जी है। दैट्स इट। ये है मेरा टेक इस टफ और इजी वाले सीन के ऊपर, ठीक है। अब दोबारा ना पूछना। अच्छा जी, फेज 2 के अंदर और कोई चीज़ है? मेरे नहीं ख्याल से। अच्छा, फेज 2 देना चाहिए या नहीं? तो भाई मैं आपको कहूँगा फेज 2 दो, डज नॉट मैटर आप किस जो है वो नंबर पे बैठे हुए हो। कुछ बच्चों की आप डेडिकेशन ये देखें कि एक बच्चा जो है वो टॉप 10 में है, उसके बावजूद बोल रहा है कि मैं फेज 2 दूंगा क्योंकि मैं अपनी पोजीशन से सेटिस्फाइड नहीं हूँ, वो मजीद जो है वो टॉप पे रहना चाहता है। तो ये कोई बेवकूफ़ी नहीं है, डेडिकेशन है कि जी मुझे जो है वो मजीद इंप्रूव करना है, अपने नाम को जो है वो मजीद ऊपर लेके जाना है लिस्ट के अंदर बेसिकली। तो आप भी फेज 2 दो, डज नॉट मैटर एट ऑल कि आप जो है वो बहुत ज़्यादा नीचे बैठे हो या टॉप पे बैठे हो। अगर आप अफोर्ड कर सकते हो, वैसे भी डायरेक्ट टेस्ट ही तो दे रहे हो ना, तो अफोर्ड कर सकते हो ना, तो आप जो है वो ये चालान पे करके टेस्ट जो है वो दे के आ सकते हो। मजीद जो है वो अपनी नर्व्स को भी स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। पैनिक सिचुएशन हो जाती है ना कभी कभी जब आप टेस्ट देने जा रहे होते हो, तो आपका एक और जो है वो बेहतर एक्सपीरियंस होगा जब आप ये फेज 2 वगैरह दे रहे होगे, ठीक। फ़ायदा दोनों को हो रहा है, IBA वालों को भी, आपको भी चांस मिल रहा है स्कोर इंप्रूव करने का। अब आते हैं एक्सपेक्टेशंस के ऊपर। तो सबसे पहले आपने फेज 2 देना है अगर तो आपके लिए पॉसिबल है, और अगर आप जो है वो सिर्फ माइंड में ये सोच रहे हो ना कि मेन कैंपस में डायरेक्ट टेस्ट के लिए 500 सीट्स हैं, तो इसका मतलब है सिर्फ टॉप 500 बच्चों को जो है वो सीट्स मिलेंगी, एडमिशन मिलेगा। ऐसा नहीं है भाई। डायरेक्ट टेस्ट 2024 में टोटल 2200 बच्चों ने अप्लाई किया था, टोटल मेन कैंपस में 1700 बच्चों को अप्रोच किया गया था डायरेक्ट टेस्ट 2024 में एडमिशन के लिए सक्खर IBA की तरफ से, जबकि सीट्स मेन कैंपस में सिर्फ 400 या 400 से थोड़ी बहुत ज्यादा थी। ये मेरे अल्फाज नहीं है, ये IBA सक्खर के वाइस चांसलर के अल्फाज हैं, जाके किसी इंटरव्यू में देख लेना। तो ऐसा नहीं है कि 500 सीट्स हैं तो सिर्फ टॉप 500 वाले ही जो है वो एडमिशन लेके भाग जाएंगे। भाई बहुत सारे बच्चे बीच में जो है वो NTSP, STSP और फाउंडेशन वाले घुसे पड़े हैं, वो वहां से एडमिशन लेंगे तो फिर यहां से सीट्स बच जाएंगी ना, और अगर चलो यहां से ले भी लेते हैं तो फाउंडेशन वाली सीट्स बच जाएंगी ना। तो ऐसे नहीं है कि सीट्स कोई भी यहाँ पे वेस्ट होंगी। इसी तरह बहुत सारे बच्चे चालान लेके आते हैं इंटरव्यू वाले दिन और चालान पे ही नहीं करते, तो फिर जाहिर सी बात है वो नेक्स्ट कैंडिडेट को जो है वो ऑफर करेंगे। इसी तरह बहुत सारे बच्चे हॉस्टल की वजह से नहीं करेंगे ज्वाइन। मैं बता रहा हूँ आपको, गर्ल्स जो है वो बहुत सारी रह जाएंगी बेचारी इस मामले में, क्योंकि उनका नंबर 250 पे आ रहा होगा, उनको हॉस्टल IBA सक्खर नहीं दे रहा होगा और पेरेंट्स अलाउ नहीं करेंगे। तो इस वजह से बहुत सारे बच्चे जो है वो बीच से हट जाएंगे और आपका नाम जो है वो मजीद आता जाएगा ऊपर। इसी तरह और भी आप इश्यूज यहाँ पे देख सकते हो, डॉक्यूमेंट्स का इशू देख सकते हो, फी स्ट्रक्चर की वजह से भी बहुत सारे बच्चे जो है वो लास्ट ईयर छोड़ के चले गए थे कंप्यूटर साइंस जैसा डिपार्टमेंट। और भी बहुत सारे बच्चों को फिर एडमिशन मिल जाता है दूसरी यूनिवर्सिटीज़ में, जो भी उनको बेटर लग रहा होता है तो वहाँ पे चले जाते हैं।
तो ऐसा नहीं है कि टॉप 500 वाले ही जो है वो एडमिशन लेके चले जाएंगे भाई, बहुत सारे बच्चे जो है ना वो बीच से निकल जाएंगे और आपका नाम टॉप पे आ जाएगा और आप देख लेना आपको जो है वो ऑफर किया जाएगा। अब अगर आप जो है वो ज़्यादा बेटर स्कोर के साथ ऊपर आ रहे हो तो आपको कहीं ना कहीं अच्छा डिपार्टमेंट भी फिर ऑफर हो सकता है। तो इसलिए बोल रहा हूँ कि आपने हिम्मत नहीं हारनी, फेज़ 2 देना है, इम्प्रूव करना है, बाकी रिजल्ट जो है वो अल्लाह ताला के ऊपर छोड़ देना है, जो भी होता है अच्छे के लिए ही होता है, ठीक है। फेज़ 1 में अगर बुरा भी आया ना रिजल्ट, जो कि आपको लग रहा है बुरा है लेकिन हो सकता है आपकी कैपेसिटी के हिसाब से अच्छा हो, आप फेज़ 2 के ऊपर जो है वो काम करो, अभी भी बहुत सारे दिन पड़े हुए हैं, टेस्ट दे के आए हो, अपना एक्सपीरियंस यूज़ करो और जो है वो एक अच्छा कमबैक करो, आप जो है वो अपनी मंजिल तक पहुँच ही जाओगे। बाकी मज़ीद जो है वो जब ये अब चीज़ें बढ़ेंगी तो हम डिस्कस करेंगे। इसके अंदर मैंने मिथ्स बता दिए कि जी इजी टफ का क्या सीन है, इग्नोर इट, जस्ट फोकस करो। और यहाँ पे एक और मैं चीज़ बताना चाह रहा था, क्योंकि आपके बहुत सारे माइंड्स में जो है वो कन्फ्यूजन है, बहुत सारे बच्चों के माइंड्स में कि जी मैं मेन कैंपस में अप्लाई कर चुका हूँ तो उस स्कोर के ब्याफ पे मैं सब कैंपस में एडमिशन ले लूँगा। नहीं ले सकते, कोई ऐसी पॉलिसी नहीं है, जहाँ अप्लाई किया है वहीं पे एडमिशन मिल सकता है। अब अगर वहाँ पे मेरिट जो है वो जिस तरह से जाता है तो वो डिपेंड करेगा। ऐसा भी नहीं करना कि भाई मेन कैंपस में मेरिट हाई जा रहा है कंप्यूटर साइंस का या जो है वो बीबीए का, तो मैं जो है वो किसी सब कैंपस में अप्लाई कर लेता हूँ। भाई ये गलती मत कर लेना, सब कैंपस में कोई फैसिलिटीज़ नहीं होती। खैरपुर कुछ भी जो है वो बेहतर चल रहा है, कनकॉर्ड में भी कहा जाता है कुछ बेहतर चल रहा है, मीरपुर खास की तरफ से जो है वो अच्छे रिव्यूज़ नहीं है स्टूडेंट्स के। तो सब कैंपस के अंदर इतनी अच्छी फैसिलिटीज़ नहीं है, फीस भी तभी वहाँ पे कम है। मेन कैंपस के अंदर ही आपको असल यूनिवर्सिटी दिखेगी। तो मैं यही रिकमेंड करूँगा कि कंपटीशन यहाँ पे फेस करो, ना कि जो है वो डर के जो है वो किसी सब कैंपस में चले जाओ जहाँ पे 4 साल जो है वो वेस्ट कर जाओगे, ना सीखोगे ना ही कोई मज़ा आएगा, ठीक है। तो सब कैंपस की तरफ ना जाओ, मेन कैंपस की तरफ ही रहो। ऐसे भी नहीं हो सकता कि आप जो है वो सब कैंपस में अप्लाई कर रहे हो कि मैं 2 साल यहाँ पे पढ़ता हूँ और बाकी जो एंड वाले 2 साल होते हैं वो मैं मेन में डिग्री करूँगा। ये पहले होता था, अब ऐसा कोई सीन नहीं है। आपको 4 साल सब कैंपस में ही पढ़ना पड़ेगा अगर आप वहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं। तो कोई ट्रांसफ़र पॉलिसी नहीं है अब। ये भी मैंने आपको कन्फ्यूजन्स क्लियर करवा दी, जो कि बहुत सारे बच्चे जो है वो पूछ रहे थे। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है 030832699962। इस पर आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। मैं यहाँ पे आपको जो है वो कुछ स्पेशल चीज़ बताना चाह रहा हूँ, लेकिन उससे पहले मुझे जो है वो एक काम करना है, और वो ये है कि मुझे पेन लेके आनी है। अच्छा जी, मैंने यहाँ पे जो है वो लिख दिया है जिसके लिए मुझे पेन चाहिए थी। तो जी मैं फेज़ 2 की प्रिपरेशन करवाने जा रहा हूँ, और वो भी बड़े स्मार्ट वे से, टू द पॉइंट वे से, जिसको मैंने यहाँ पे नाम दिया है स्मार्ट क्लासेस का। इसके अंदर मैं आपको इंग्लिश और मैथ पढ़ाऊँगा, जो कि बेसिकली 80 मार्क्स का पोर्शन है। बाकी IQ आप खुद पढ़ोगे, लेकिन मैं आपको गाइड वगैरह कर रहा हूँ। फ़ी क्या होगी? 5,500, वो भी उन बच्चों के लिए जो पहले 10 बच्चे होंगे इस वीडियो को अपलोड होने के बाद क्लासेस यहाँ पे आके ये ज्वाइन करेंगे, ठीक है। उसके बाद जो भी बच्चे आएंगे फिर जो है वो फ़ी 6,500 हो जाएगी। ड्यूरेशन क्या है? 16 जून से लेके 12 जुलाई तक। और यहाँ पे ये जो पूरे क्लासेस का सिस्टम है वो ड्राइव पे होगा, रिकॉर्डेड कोर्स होगा। आपको जो है वो सबसे पहले मैं लेक्चर दूंगा, फिर उस लेक्चर की आप वर्कशीट सोल्व करोगे, फिर इसी तरह दूसरा लेक्चर होगा, दूसरे लेक्चर की वर्कशीट सोल्व करोगे, फिर तीसरा होगा, तीसरे लेक्चर की वर्कशीट, फिर जो है वो आपके हर चैप्टर जब कवर हो जाएंगे तो आपके टेस्ट वगैरह मैं ले रहा हूँगा। फिर जो है वो हम इसको समअप करेंगे और डायरेक्ट टेस्ट 2025 का फेज़ 2 जो है वो अच्छे से क्रैक करने की कोशिश करेंगे, ताकि आपको जो है वो अपना पसंद का डिपार्टमेंट भी मिल जाए और सही डिपार्टमेंट भी मिल जाए। क्योंकि ऐसा नहीं है कि आप यहाँ पे जो है वो एडमिशन लेने के लिए कोई भी डिपार्टमेंट ज्वाइन करो और बाद में जो है वो तंग होके रह जाओ 4 साल। तो अच्छे से आपने जो है वो इसको करना है। अच्छा जी, अब आपने जो है वो कमेंट सेक्शन में बताना है कि मुझे आपको कौन सी फेवर देनी चाहिए। क्या मैं फेज़ 1 के क्वेश्चंस जो है वो यहाँ पे आपको करवाऊँ, जैसे मैंने डायरेक्ट टेस्ट 2024 के क्वेश्चंस करवाए आपको। यहाँ पे मुझे जो है वो कुछ इंग्लिश मैथ और IQ के स्टूडेंट्स की तरफ से मिले हैं तो वो हम डिस्कस करें, या मुझे इंग्लिश के पास पेपर्स करवाने चाहिए जो भी IBS अखर ने पास में जो है वो इंग्लिश के पोर्शंस लिए हुए हैं, कंडक्ट किए हुए हैं। तो कमेंट सेक्शन में बताओ मुझे, अच्छे से फीडबैक भी दो कि वीडियो कैसी लगी और क्या आपको हेल्प मिली मेरे यूट्यूब चैनल से डायरेक्ट टेस्ट 2025 के फेज़ 1 में। अगर मिली है तो कमेंट सेक्शन में लिखो, लाइक भी कर दो, सब्सक्राइब भी कर दो, ठीक है। और क्या बोलते हैं, मेरे ख्याल से यही बोलते हैं। बाकी अब अगर आपको कोई मज़ीद हेल्प वगैरह चाहिए हो या क्लासेस चाहिए हों तो आप जो है वो इस नंबर पे कांटेक्ट करोगे। मज़ीद जो है वो मैं अब आपको आगे गाइड करता रहूँगा, जैसा जैसा ये दिन गुजरेंगे हम करीब आएंगे फेज़ 2 के या इवन IBS अखर के एडमिशन्स के, तो मैं आपको अपडेट करता रहूँगा। बहुत ज़्यादा गर्मी भी हो गई है और मैं एक स्टूडेंट को जो है वो जवाब भी दे दूं कि मैं फ़ैन इसलिए जो है वो नहीं चला रहा होता कि आवाज़ जो है ना वो फिर अच्छी नहीं आ रही होती वीडियो में। वैसे ही जो है वो कंपटीशन का ज़माना है, मेरी वीडियो कोई देखेगा तो कम से कम वॉइस तो अच्छी हो ना, वॉइस सुनने लायक तो हो ना।
तो इसलिए मैं जो फ़ैन है वो नहीं चला रहा होता। माइक जब तक अच्छी क्वालिटी का ले लें तब तक इस तरह के ही हाल होंगे। तो भाई आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफ़िज़।